जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिजिक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th की यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड के एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो ये टॉपिक अगर आप बात करें चैप्टर के नाम की, तो चैप्टर के नाम के अंदर भी इसका एक शब्द का यूज किया गया है फील्ड के बारे में, वहां पर भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ही जिक्र किया गया है। तो ये बात तो हमें इतना तो क्लियर हो जाता है कि यह टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, बेस है, यानी कि इस पूरे चैप्टर का बेस है ये। यानी कि आगे आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सब में इस शब्द का यूज बार बार हजारों बार किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि यह टॉपिक एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बड़ा इजी तरीके से समझेंगे, ध्यान समझना। सबसे पहले वही जो हम हर बार करते हैं, अपने हर लेक्चर में करते हैं, सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स लिखवाए जाएंगे। तो पहले आप अपना सारा कंसंट्रेशन समझने पर रखें, उसके बाद अपना सारा कंसंट्रेशन लिखने पर रखें, ठीक है ना। तो पहले समझ लें, उसके बाद लिखते हैं। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, देखो आपने इस यूनिट का नाम पढ़ा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है इसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज होता है उस चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज कितने तरह के होते हैं और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब कुछ हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले उन प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर देखें, ताकि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद आपको ये टॉपिक और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो वहां पर आपने ये बात पढ़ी थी कि जब भी कोई चार्ज कहां पर रखा होता है, सपोज किया हमने, हमारे पास एक चार्ज है Q, क्या है हमारे पास एक चार्ज Q, और वो चार्ज कौन सी स्टेट में रखा हुआ है, दैट चार्ज इज इन रेस्ट पोजीशन। किस में रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन, ये रुका हुआ है, चल नहीं रहा। सपोज ये चार्ज जब यहाँ पे रखा हुआ है, चलेगा नहीं, ये रखा रहेगा। तो ये हुआ हमारा चार्ज एट रेस्ट, और इसी ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, पढ़ चुके हैं हम उसके बारे में। तो जब ये चार्ज कहीं पर रेस्ट पोजीशन पे रखा होता है तो ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, जिस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आया, जिस फील्ड के अंदर अगर इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आया तो क्या होगा, तो या तो ये चार्ज उस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर ये चार्ज उस चार्ज को अपने से रिपेल करा देगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर कि चार्जेस क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, किस किस कंडीशन पर करते हैं वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, चार्ज जब रेस्ट पे रखा होता है तो वो क्या बनाता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, जिस फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल
पार्टिकल आएगा तो क्या होगा, या तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर वो रिपेल हो जाएगा, चाहे अट्रैक्ट हो या वो रिपेल हो। अट्रैक्शन के केस में भी ये वाला चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा अपने पास खींचने के लिए, और रिपल्शन के केस में भी ये वाला चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा उसको दूर भेजने के लिए। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, ये एक चार्ज जो है उस वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो चार्ज आपने रेस्ट पे रखा हुआ है, इसके चारों तरफ जो इसने एक फील्ड बना दिया, इसने जो एक एरिया बना दिया, जो इसने एक रीजन बना दिया, जो इसने एक स्पेस बना दिया, जिसके अंदर अगर कोई आया तो क्या होगा, या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर वो रिपेल होगा। दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाएगा ये फील्ड आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारा का सारा फील्ड कैसा है आपका, ये सारा का सारा फील्ड है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फील्ड में अगर कोई आया तो क्या होगा, या तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर वो रिपेल हो जाएगा। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो ये तो हुआ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें, अब अभी मैंने पढ़ा है क्या कि अगर इस फील्ड में कोई चार्ज आया तो उसके ऊपर क्या लगेगी, उसके ऊपर लगेगी एक फोर्स। क्या लगेगी, उसके ऊपर एक फोर्स। तो अगर हम बात करें कि इस चार्ज ने, देखो यहाँ पे मैं दो शब्द का यूज करने वाला हूं अभी। एक शब्द होगा यहाँ पर सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज, सोर्स चार्ज। और दूसरा शब्द होगा यहाँ पर टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज होगा यहाँ पर, टेस्ट चार्ज। तो बात करते हैं सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की। तो क्या होते हैं, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं, यानी जिस चार्ज को आपने कंसीडर किया हुआ, जैसे यहाँ पर ये चार्ज रेस्ट में रखा हुआ था ना, तो इसी के फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये चार्ज क्या कहलाएगा आपका, सोर्स चार्ज। क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब वो सोर्स जहां, जिसके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। और टेस्ट चार्ज क्या होगा, टेस्ट चार्ज हमारा वो चार्ज होगा जो बाहर से इसके फील्ड में आने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो, यानी कि सोर्स चार्ज तो वो चार्ज होगा जो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा, जिसके फील्ड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। और टेस्ट चार्ज क्या होगा, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होगा जो उसके फील्ड में आने की कोशिश कर रहा है। तो जो टेस्ट चार्ज होता है बनाएगा तो वो भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो भी तो चार्ज ही है, लेकिन उसके फील्ड को हम कंसिडर नहीं करते, इसीलिए उसका नाम हमने क्या दिया, टेस्ट चार्ज। यानी कि सिर्फ एक वो चार्ज है जिसको सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि उसके खुद के चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट है। ठीक है, तो दो शब्द का यूज करेंगे, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो समझिएगा क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास, सपोज किया हमारे पास एक चार्ज है ये रहा, दैट इज सोर्स चार्ज। क्या है ये आपका, मान लिया हमने, क्या है ये आपका सोर्स चार्ज। तो ये क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, जिस फील्ड का नाम अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब माना हमने, सपोज हमारे पास एक छोटा चार्ज है, इसका नाम दे क्यू नॉट। क्या नाम है ये, क्यू नॉट है। और इस चार्ज को हमने बोल दिया ये कैसा चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज है आपका, टेस्ट चार्ज। और जब ये चार्ज आपका इस फील्ड में आएगा, अभी बाउंड्री पे है, लेकिन जैसे ये चार्ज इसके फील्ड में आ जाएगा तो अब क्या होगा, अब ये वाला चार्ज यानी कि सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिपेल करेगा। चाहे अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल करे, दोनों ही केस में क्या लगने वाली है, सोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगने वाली है, एक फोर्स लगने वाली है। तो क्या लग जाएगी, इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगी। तो कितनी फोर्स लगी, कितनी फोर्स लगी, किसने लगाई, इस सोर्स चार्ज ने लगाई, किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाई, किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। यानी कि द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहलाएगा ये आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ,
अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? जैसे सपोज करूं मैं कहूं कि मेरी स्ट्रेंथ, तो मेरी स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि मैं कितना अपनी बॉडी से काम ले सकता हूं, यानी कि मेरी अपनी एक स्ट्रेंथ हो गई, है ना। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसके चार्ज, जो इस फील्ड के अंदर अगर कोई आ गया तो वो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकता है पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो फोर्स exerted by the source charge on a test charge is defined as the strength of field, यानी कि ये क्या हुई आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ हुई। तो अगर हम इन दोनों टॉपिक्स को, दो टॉपिक हो गए यहाँ पर कौन कौन से, पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सिंपल वो रीजन, वो स्पेस जहां पर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और दूसरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी फोर्स लगाएगा कौन, वो सोर्स चार्ज किसके ऊपर, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो उसके फील्ड में आने की कोशिश कर रहा है, पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर इन दोनों टॉपिक को हम एग्जाम में लिख कर आना चाहें तो क्या लिख कर आएंगे, आइए देखते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में लिख के आना हो तो आप क्या लिख कर आएंगे, हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे अपनी नोटबुक में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लिखेंगे वहां पर, द स्पेस अराउंड ए गिवन स्टेशनरी चार्ज, यानी कि एक ऐसा स्पेस जो किसके अराउंड बना हुआ है कि एक स्टेशनरी चार्ज के अराउंड बना हुआ है। यानी कुछ इस तरह से मान लेते हैं, सपोज ये रहा एक चार्ज, वो कहाँ पे रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ, तो इसने अपने चारों तरफ क्या बना लिया, एक स्पेस बना लिया, एक जगह बना दी जहाँ पे क्या होगा, इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, जिसके अंदर इस चार्ज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करी जा सकती है, कैन बी एक्सपीरियंस करी जा सकती है बाय अदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के द्वारा। यानी अगर कोई चार्ज हमारा फॉर एग्जांपल Q0 और वो इस फील्ड के बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं हो, ना वो फोर्स अट्रैक्ट करेगी ना रिपेल करेगी। बट अगर कोई चार्ज इस फील्ड के अंदर आ गया तो क्या होगा, या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर वो रिपेल होगा। तो जिस रीजन से उसको अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होना स्टार्ट हुआ, दैट फील्ड इज नॉन एज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो फील्ड क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा उस चार्ज का, याद रहेगा। तो यानी कि आप क्या कर देंगे, साथ में डेफिनेशन के साथ एक ये बना लेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो यानी कि चार्ज हुआ आपका, और इस चार्ज के चारों तरफ वो एरिया जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस फील्ड को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों शब्द को यहाँ पर यूज किया हुआ है। क्या, तो डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए गिवन चार्ज। अब देखो डेफिनेशन देखते चले जाएंगे और मैं जो डायग्राम दिखा रहा हूँ उसको देखते चले जाएंगे। तो क्या कहा इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पर किसी एक चार्ज की वजह से, तो किसी एक पॉइंट पर, यानी कि हमने मान लिया इस पॉइंट P पर किसकी चार्ज की वजह से, एक चार्ज की, और वो चार्ज कौन है हमारा, ये रहा Q, जो कहाँ पे रखा हुआ है, O के ऊपर रखा हुआ, और इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। वो क्या होगा, इज डिफाइन एज द, वो डिफाइन होगा, किस तरह से डिफाइन होगा, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि इस पॉइंट P पर कितनी फोर्स लगाई डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, यानी कि जो चार्ज आपका आ रहा है डिवाइड बाय वो क्वांटिटी, उसको यानी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बाय द गिवन सोर्स एट दैट, मतलब बाय द गिवन सोर्स चार्ज, दैट इज, यानी क्या फॉर्मूला हुआ, दैट इज फॉर्मूला हुआ E इज इक्वल टू F अपॉन Q। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो इस सोर्स चार्ज ने इस पॉइंट P पर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या हुआ, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये कैसी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, लिख लेंगे हाथ क्या ये पॉइंट भी बनाकर, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या लिखेंगे, ये वाला पॉइंट भी देख लेते हैं आप, हाथ क्या लिखेंगे, इसी के इस फॉर्मूले के बाद ही लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कैसे अभी बताएंगे बाद में, ठीक है। और इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, जरा देखेंगे यहाँ पर यूनिट क्या होगी। तो यूनिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट क्या होगी, देखो जरा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा E इज इक्वल टू F अपॉन Q, यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है,
कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब हमें देखना है क्या है, अब हमें ये देखना है कि अभी हमने एक बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म भी होगी। तो ये तो है उसकी स्केलर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, वेक्टर सिंबल का यूज करेंगे। ई इज अ वेक्टर, तो यानी कि ई के ऊपर वेक्टर का साइन लगाया। एंड एफ इज आल्सो अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एफ के ऊपर भी वेक्टर का साइन लगाया, डिवाइड बाय क्यू नोट। तो ये फॉर्म हुई आपकी वेक्टर फॉर्म, याद रहेगा। ठीक है, तो अब हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब तो ये होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो हो ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी, तो वो डायरेक्शन कैसी होगी वो देखना है। तो आइए देखते हैं उसको। तो अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, पढ़ा हुआ है आपने। वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब होता है कि डायरेक्शन भी हो और साथ में मैग्नीट्यूड भी हो, यानी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब क्या है। अब हमने ये बात पढ़ी है कि हमारे पास कितने तरह के चार्ज होते हैं। पहले तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है, कौन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अभी तो पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला होता है कौन, चार्ज पार्टिकल। कौन होता है, चार्ज पार्टिकल। और वो चार्ज पार्टिकल कौन सी स्टेट में होता है, रेस्ट में, तो ही तो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमने एक बात और पढ़ी थी प्रीवियस वीडियोस में, और वो हमने ये पढ़ा था कि चार्जेस हमारे पास दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा प्रोटॉन। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। तो ध्यान रखना कि जब भी कोई पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज का मतलब सिंपल एक चार्ज है जो बिंदु के बराबर है, यानी छोटा चार्ज है, कोई ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है। ठीक है ना, तो एक पॉइंट चार्ज है। जब कोई भी चार्ज हमारा होगा, एक पॉइंट चार्ज होगा, तो उससे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो या तो रेडियली आउटवर्ड होगा या रेडियली इनवर्ड होगा। यानी कुछ इस तरह से होगा, जैसे सपोज करो ये एक चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा चारों तरफ से, यानी कि बाहर की तरफ ऐसे ऐसे। हाँ, इमेजिन कर पा रहे हो ना। सपोज करो ये एक फील्ड है, ये एक चार्ज हो गया, ये एक चार्ज हो गया, तो इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट, देखो जस्ट इमेजिन कर लेते हैं ना। सपोज किया ये क्या है, हमारे पास एक चार्ज है, ये क्या है, हमारे पास एक चार्ज है, ये हमारे पास क्या एक चार्ज है, ये रखा है ऐसे। अब ये चार्ज जो है इस तरह से रखा हुआ है, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो कैसे बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। जस्ट इमेजिन ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या जा रहा है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है बाहर की तरफ ऐसे। यानी कैसे जा रहा है, चारों तरफ से बिल्कुल बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे आपने कभी शिनचैन देखा, शिनचैन जब देखते हैं तो जब वो आता है ना स्वीट पोटैटो वाला जो आता है, तो वहाँ पे वो उसमें दिखाते हैं स्वीट पोटैटो ऐसा, और उसमें से स्मेल निकलते चारों तरफ, जो शिनचैन को ऐसे लेके आते उड़ाते हुए लेके आते हैं ना, देखा है आपने। तो बिल्कुल वही वाला सीन है, ये चार्ज, ये निकल रहा है फील्ड हर जगह से, चारों तरफ से, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। लेकिन अब उसकी दो डायरेक्शन हो सकती है। कैसे हो सकती है, या तो वो बाहर की तरफ हो या फिर वो अंदर की तरफ हो। तो बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो अगर आपको याद रखना है, अगर आपका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा कैसा होगा, वो होगा हमारा बाहर की तरफ। कैसा होगा, बाहर की तरफ, यानी रेडियली आउटवर्ड। और वो कहाँ जाएगा, वो ऐसे जाएगा, ये रहा, हर जगह से इस तरह से।
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, हर जगह से क्या निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये क्या है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और अगर यहीं पर ऐसे नेगेटिव हो जाए, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन हो जाए, कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज। कैसा है आपका, नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होंगी। ये रेडियली आउटवर्ड था, वो रेडियली कैसा होगा, इनवर्ड होगा। तो इनवर्ड होगा तो कैसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आएगा। तो ये किसकी वजह से बन रहा है, ये बन रहा है आपका एक नेगेटिव की वजह से। किसकी वजह से बन रहा है आपका, नेगेटिव की वजह से, यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन आ गई ना, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। वो डायरेक्शन कौन सी होती है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट इज रेडियली आउटवर्ड एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड। तो बस अब आप नोट बना के इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट इज रेडियली आउटवर्ड एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, याद रहेगा। ठीक है ना। तो अब हमें बात करनी है, सपोज कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव ही है, ये है तो चार्ज पार्टिकल ही ना, या इसको मैं P लिखूं या फिर मैं इसको यहाँ पे Q लिख दूं, बात तो एक ही है भाई। P प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी एक चार्ज है। Q एक जनरल सिंबल है किसका, चार्ज का। तो एक चार्ज हो गया Q। अब मैं कहता हूं कि इस चार्ज की वजह से सपोज यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट, भाई पूरे फील्ड में कहीं भी एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट। कहते हैं कि इस चार्ज की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो बताइए। तो इसी वजह से हमारा एक नया टॉपिक आ जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कि ये तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लेकिन एक पॉइंट चार्ज यानी कि एक चार्ज जो होता है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसका फॉर्मूला पढ़ना है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला है ये। बट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जब कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में आएगा तो वो सोर्स चार्ज जो है वो कितना फोर्स लगाएगा पर यूनिट चार्ज, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। बट हमें ये नहीं देखना, हमें अब ये देखना है कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो चार्ज अपने चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कहें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कहें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दिस। तो यानी कि नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखते हैं उसमें हम क्या करेंगे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, या सिंपल आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, किसी भी एक चार्ज की वजह से। तो वो क्या होगा वो देखते हैं। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस पहले समझ लेते हैं उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, सपोज किया हमारे पास एक Q चार्ज है एंड दैट चार्ज इज नोन एज सोर्स चार्ज। और ये सोर्स चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है। सपोज किया ये कहां पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है कहां पर, O पर। कहां पर रखा हुआ है ये आपका O पर, एक पॉइंट लिया O वहां पर रखा हुआ है। इससे थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट लिया हमने दैट इज P, और यहां पर कौन आ रहा है, यहां पर आ रहा है वो टेस्ट चार्ज। और हमने ये भी मान लिया कि ये जो पॉइंट P है वो इस सोर्स चार्ज के कैसे है, इस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर है, इस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर है। तो अब क्या होगा, अब होने वाला क्या है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने की, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस चार्ज की वजह से यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने अभी एक बात पढ़ी है कि जब भी कोई चार्ज किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो वो उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और दैट फोर्स इज नॉन एज, वो फोर्स होती है हमारी E वेक्टर इज इक्वल टू F अपॉन Q। यानी कुल मिलाकर अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is defined as the amount of force exerted by the source charge on the test charge when it enters into the इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट सोर्स चार्ज। यानी कि जब कोई सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई गई है पर यूनिट चार्ज, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये अभी हमने अभी हम इससे पहले पढ़ कर आए हैं। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, यानी कि इस Q की वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए। अब अगर हम बात करें तो ये F क्या है, F इज द फोर्स। जरा एक बात बताओ मुझे,
एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। लेट्स सपोज दैट कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन भी मान ली हमने कितनी, स्मॉल आर। कितनी सेपरेशन मान ली हमने यहाँ पर, स्मॉल आर। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी? बिल्कुल लगेगी। ये कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने कुलाम्ब्स लॉ के अंदर। और कुलाम्ब्स लॉ कब पढ़ा था हमने? हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है ना। तो जिसने अब तक वो कुलाम्ब्स लॉ के बारे में नहीं पढ़ा, पहले वो उस वीडियो को देख कर आए, उसके बाद इस टॉपिक में मूव करें। क्योंकि देखो बच्चों, होता क्या है मोस्टली, क्या यही बोल सकते हैं कि जो साइंस होती है ना, साइंस, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, या फिर अगर मैं बात करूं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो फिजिक्स सब्जेक्ट जो एक होता है ना, वो चैन सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है? चैन सब्जेक्ट। चैन कैसी होती है? एक कड़ी जुड़ी होती है, फिर उससे दूसरी कड़ी जुड़ी होती है, फिर उससे तीसरी कड़ी जुड़ी होती है, एंड सो ऑन। कड़ियाँ जुड़ी होती हैं आपस में। तो वही काम फिजिक्स के अंदर होता है। फिजिक्स के अंदर हर टॉपिक जो होता है ना, दूसरे टॉपिक से लिंक होता है। यानी कि पहला टॉपिक समझ जा, उसके बाद अगर दूसरा टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक कहीं ना कहीं पहले टॉपिक को लिंक करते हुए आएगा। तीसरा टॉपिक पहले और दूसरे को लिंक करेगा। चौथा टॉपिक पहले दूसरे तीसरे को लिंक करेगा। यानी कि हर टॉपिक एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक होते हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग ही सही नहीं करी, अपनी स्टार्टिंग में ही अपनी लापरवाही दिखाई है, या स्टार्टिंग में ही आपने सही से नहीं समझा, तो आपको लास्ट तक दिक्कत होती है। और यही रीज़न होता है कि सब बच्चों को मोस्टली फिजिक्स टफ लगता है, जबकि फिजिक्स टफ नहीं है। फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। मैं बोलता हूँ कि सबसे आसान, इंग्लिश से भी आसान सब्जेक्ट फिजिक्स है। लेकिन फ़र्क किस चीज़ का होता है? फ़र्क होता है सही तरीके से पढ़ने का। अगर आप सही तरीके से टर्म वाइज इन द सेंस स्टेप बाय स्टेप अगर आप फिजिक्स को पढ़ते हैं, देन फिजिक्स इज द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये आप खुद फील करोगे। मेरी बात मानो, किस तरह से करना है। अच्छा, आप आज एक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देखना। आज की जो डेट है, उस डेट को कहीं पर नोट डाउन कर लो। ठीक है। और जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, पहले टॉपिक पढ़ा, फिर नोट्स बनाए। ठीक है ना, इस तरह से। तो सबसे पहले आप इस तरह से पढ़ें। वीडियोस आपके पास सारी वीडियो अवेलेबल है। क्या करें आप? लेक्चर देखें, वीडियोस यानी कि कंटेंट को आराम से समझें पहले, और उसके बाद जैसे जैसे लिखवाते जा रहे हैं वैसे वैसे अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएं। और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर उसको एक बार रिवाइज करें। आप ऐसा करके देखिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 दिन। कितने दिन? 20 दिन। ज़्यादा नहीं करना आपको, 20 दिन डेली पढ़ना है। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जितना भी आपको सूटेबल लगता है उस हिसाब से। और उसके बाद आप अपने आप को कंपेयर कीजिएगा उस डेट में और आज की डेट में, कि आप उस डेट में क्या थे और आप आज की डेट में क्या हैं। क्योंकि देखो बच्चों, होता क्या है, जब तक हम किसी चीज़ को पेन से नहीं करते ना, जब तक हम किसी चीज़ को पेन से सॉल्व नहीं करते या पेन से लिख कर नहीं देखते, तब तक वो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार नहीं होता। तैयार तो हो जाता है बट अच्छे से तैयार नहीं हो पाता। तो इसीलिए पेन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। पेन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब बच्चे क्या करते हैं? वीडियो आई, वीडियो देखी, लेट कर देख ली, कहीं घूमने जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, जब देख ली, कुछ काम कर रहे हैं, जब देख ली, खाना खा रहे हैं तो देख ली, पी रहे हैं तो देख ली, कुछ भी कर रहे हैं तो वीडियो देख ली। अरे भाई, वीडियो देखना थोड़ी सोल्यूशन है, पढ़ाई करना सोल्यूशन है। और पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई होती है प्रॉपर तरीके से। और वो कैसे होती है? आप वीडियोस मोबाइल में, लैपटॉप में चलाकर सामने रखें, ठीक है, कॉपी लेकर बैठें, पेन लेकर बैठें, ताकि आप हैंड टू हैंड अपने नोट्स बनाते चलें। हम तो यही काम करते हैं। हम क्या करते हैं? हम यही काम तो करते हैं आपके साथ, कि पहले टॉपिक को समझाते हैं, उसके बाद सब कुछ लिख देते हैं, जिससे कि आप अपने नोट्स भी बना लें हैंड टू हैंड। तो जब एग्ज़ाम आते हैं ना, जब बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट साथ हो जाता है। क्यों? सपोज करो फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में 14-15 चैप्टर्स हो गए। अब खाली फिजिक्स थोड़ी करनी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है, मल्टीमीडिया भी, एंड सो ऑन। पता नहीं कितने सब्जेक्ट हमारे पास है या नहीं है? 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं हमारे पास। अब अगर हर किसी में 15 चैप्टर भी ना लगाएं तो 12 चैप्टर भी लगा लें, तो भी हमारे पास कितने हो गए? अप्रॉक्सीमेट 60 to 70 चैप्टर्स हो गए। और एग्जाम में छुट्टी कितने दिन की मिलती है? 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की मैक्सिमम। ठीक है ना। तो छुट्टियां कितनी हो गई? कम हो गई, बट चैप्टर्स कितने हो गए? काफ़ी सारे हो गए। तो क्या होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस प्रेशर पर फिर क्या काम आता है? उस प्रेशर पे वीडियोज़ काम नहीं आती।
ना आप उस दिन सारी वीडियोस देख सकते, इतना टाइम नहीं होता कि आप सारी वीडियोस लेके स्टार्टिंग से सारी लास्ट तक दोबारा देख लें, नहीं देख पाओगे। फिर क्या होता है, या कोई बुक आपको लगता है कि आप कोई बुक है वो बुक पढ़ लोगे, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर क्या काम आता है, उस टाइम पर टाइम कम होने की वजह से सिर्फ हमारे क्या काम आता है, हमारे काम आता है नोट्स जो हमने अपने हाथों से बनाए हैं। फोटोकॉपी वाले भी काम नहीं आते, फोटोकॉपी वाले भी लास्ट में दिक्कत ही करते हैं। सिर्फ वो नोट्स काम आते हैं जो हमने अपने हाथों से बनाए हैं, क्योंकि वे नोट्स हमें पता होते हैं कि हमने किस पेज पे क्या लिखा था, किस तरह से लिखा था, जो लाइन लिखी थी वो क्यों लिखी थी, क्या पढ़ के लिखी थी, समझ में आया। तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं फिर। तो इसीलिए लिखने की पावर जो होती है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपके रिजल्ट को कई गुना बढ़ा सकती है, कई गुना बढ़ा सकती है, कई गुना इंक्रीज कर सकती है। तो इसीलिए जितना भी करें सॉलिड करें, समझें, समझने के बाद लिखें, लिखने के बाद उस टॉपिक को रिवाइज करें, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमने यहाँ पर बात करी थी कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। दैट फोर्स इज गिवन बाय, कौन देगा, वो देगा कूलम्ब्स लॉ। और वो कहाँ पढ़ा है, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आपको दिख रही होगी नीचे, आप देख सकते हैं इन वीडियोस पर, ठीक है। तो यहाँ पर वो फोर्स कितनी होती है, वो फोर्स होती है हमारी F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, Q1 कौन है, Q2 कौन है, Q0, और अपॉन उन दोनों की सेपरेशन का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर। ये F हो गया, ये E हो गया। हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या होगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू K Q0 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में Q0, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कौन बनाएगा, पॉइंट चार्ज बनाएगा। और एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले कहीं पर Q0 आया नहीं आया, तो वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो अगर हमें एग्जाम में लिख के आना तो हम क्या लिख कर आएंगे, आइए देखते हैं। तो आइए, अगर हम एग्जाम में लिख के आना हो तो क्या लिख कर आएंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे अपनी नोटबुक में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या किया हमने इसके अंदर हमने लिखा कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज। सबसे पहले हमने क्या करा, एक पॉइंट सोर्स चार्ज को कंसीडर करा। कहाँ पर है, ये रहा, क्या मान लिया हमने, एक पॉइंट सोर्स चार्ज मान लिया प्लस का Q, जो कहाँ पर रखा हुआ, प्लेस एट ए पॉइंट O, जो कहाँ रखा हुआ है, O के ऊपर रखा हुआ है। एंड वी वांट्स टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, और हम चाहते हैं एंड वी वांट्स टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम क्या चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं। कहाँ पे, एट ए पॉइंट P, एक पॉइंट P पर, जो कहाँ पर है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, यानी कि एक पॉइंट P है जो कितनी दूरी पर है, जो स्मॉल r की दूरी पर है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कितना होगा, वो निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेकर आएंगे टेस्ट चार्ज, ये आएगा क्यों, टेस्ट चार्ज, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, वो इधर की तरफ लग रही होगी। तो अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ की अगर हम बात करें तो क्या होता है, बाय कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कितनी होगी, वो हो जाएगी F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, Q1 है हमारा है Q2 है हमारा Q0 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच की सेपरेशन होगी R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। बाय डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है E का जो फॉर्मूला होगा दैट इज E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, और यहाँ पर Q कौन सा आएगा, Q आएगा टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज कौन है यहाँ पर, Q0। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे, पुट कर देंगे सेकंड में फर्स्ट को। तो क्या करा हमने किया पुट सेकंड के अंदर फर्स्ट, यानी कि पुट फर्स्ट इन सेकंड। तो क्या होगा, अगर हम सेकंड को फर्स्ट को सेकंड के अंदर पुट कर दो तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या हो जाएगा हमारा, E इज इक्वल्स टू F की वैल्यू कितनी है, ये रही, K Q0 अपॉन R स्क्वायर और डिवाइड बाय Q0, तो ये होगा Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से E कितना अच्छा है, यहाँ से E आ जाएगा हमारा K Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
पॉइंट चार्ज, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा, जिसकी वैल्यू आपके सामने है, याद रहेगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता तो आप ये सब कुछ कर आएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा, क्या कि सपोज दैट कि हमारा यहाँ पर तो एक सोर्स चार्ज है, तो एक सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, ये बना। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हो जाएं और फिर मैं देखना चाहूँ यहाँ पर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो क्या काम करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था कि जब भी कोई चार्जेस होंगे उनके आपस में फोर्स लगेगी तो फोर्स क्या होगी, वेक्टर सम हो जाएगी। डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे कि जब बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर मौजूद होंगे तो उन सभी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो उसके लिए मैं आपको लिखवाता हूँ, क्या लिखेंगे, तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है वो देखते हैं। तो पहले आप ये लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे देखते हैं। तो बच्चों का क्या होगा, अगर वहां पर n नंबर ऑफ चार्जेस हों तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो व्हेन देयर इज अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस देन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी सभी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होगा, इज द वेक्टर सम, जैसे वही सुपरपोजिशन वाली बात, इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, यानी कि हर एक चार्जेस के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम हो जाएगा। दैट इज ई टोटल इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन En वेक्टर। ये बिल्कुल सेम वही कह सकते हैं, वही बात है जो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ी थी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो अगर आपको इसको अच्छे से समझना है ये वाली बात, तो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। तो आज की लेक्चर में हम यहीं पर रखते हैं, यानी कि हमने आज जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपने आई होप अच्छे से समझे होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ समझ में आया, आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हुई है, देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जय हिंद।